हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2026 के लिए जो पॉलिटी कवर कर रहे थे उसका ये पार्ट 3 है। और इस वाले वीडियो में जो हमारे आर्टिकल दिए हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 51 का तक 51A तक जितने भी आर्टिकल हैं उसको पूरा कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। और ये जो 1 से 51 तक वाले आर्टिकल हैं सभी एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़े और आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहाँ जीएस पूछी जाती है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी जीरो है। इसमें कन्फ्यूज़न भी नहीं होना चाहिए कि इसमें क्या होगा, एकदम रटा हुआ होना चाहिए इतने आर्टिकल। इसके अलावा भी बहुत से हैं, उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन पहले ये चलिए शुरू करेंगे। ये सभी जितने भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह होते हैं वो आपको पीसीएस वाले पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए ये व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, इस पर आप यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल मैसेज करेंगे तो डिटेल आपको मिल जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी हैंड रिटन नोट्स जो करंट अफेयर वगैरह मंथली वाला या फिर जो आय दृष्टि घटनासार वगैरह जो आती हैं उन सब का भी, और जो क्विज़ वगैरह हैं, टेस्ट हैं, जो भी है वो सब आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। और ये आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले भाग ए, मतलब भाग 1 जो है, सभी भाग भी हमने कवर कर लिए। जैसे भाग जो 1, 2, 3 था वो भी आपको याद होना चाहिए, 22 भाग तक। अब इसके आर्टिकल कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर भाग 1 दे दिया गया है। और वही आर्टिकल यहाँ पर करेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 2-4 ऐसे आर्टिकल हैं जिनसे बिल्कुल क्वेश्चन कभी नहीं आता है तो वो यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट वाले कवर हो जाएंगे। ये जो भाग 1 है इसमें आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया वर्ड का यूज़ हमारे किस आर्टिकल में किया गया है। पीसीएस के पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएगा कभी आपको, अगर आप जब पढ़ लेंगे उसमें आपको उस टाइम पे भी दिमाग लगाना पड़ेगा, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, उस तरह से आंसर करना पड़ेगा। तो ये भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये पहला ही हमारा अनुच्छेद है। फिर आर्टिकल 2 में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश भारत के बाहर से, यहाँ पर जो भारत के बाहर से वर्ड दिया गया है, आर्टिकल 2 और 3 सेम लगता है, इसलिए यहाँ पे क्लियर करना इंपॉर्टेंट है कि जो नए राज्यों का प्रवेश होता है जो भारत की राज्य सीमा में नहीं आते थे। जैसे कि हमने कुछ हिस्सा अगर किसी और देश से लिया, बांग्लादेश के अभी 2-4 साल पहले बांग्लादेश के कुछ पार्ट को इंडिया में शामिल किया गया, इंडिया के कुछ पार्ट को मतलब आपस में समझौता करके इधर उधर किया गया था, तो किस आर्टिकल के तहत किया होगा, तो आर्टिकल 2 के तहत। और तीसरे में क्या है कि राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2014 में, तो ये जो है ये हमारा आर्टिकल 3 के तहत किया गया होगा। तो इस तरह से है 2 और 3। चौथे आर्टिकल में क्या है कि ये जो अनुच्छेद 3 और 4 के तहत राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन, नाम क्षेत्र बदलाव करने के लिए कानूनों के लिए 1st और 4th अनुसूची में बदलाव की शक्ति देता है। ये एक अनुच्छेद है जिसके मतलब ये संसद को शक्ति देता है कि आप ये कर सकते हैं, संसद कर सकता है ये काम। इसके लिए कोई संविधान संशोधन जरूरी नहीं होगा, मतलब अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन वाला अनुच्छेद है उसमें संशोधन नहीं होगा। ये जो है संसद के द्वारा ये किया जा सकता है, राज्यों का प्रवेश और नाम परिवर्तन वगैरह। नेक्स्ट है यहाँ पर भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है। नागरिकता जो है 5 से 11 तक है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, इसमें भी जितने इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे। अब एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में नागरिकता लेनी हो तो कितने प्रकार से ली जा सकती है। तो ये 5 प्रकार हैं जिनसे नागरिकता ली जा सकती है। एक तो जन्म से, दूसरा वंश परंपरा से, तीसरा देशीकरण से, चौथा पंजीकरण से और 5वां भूमि विस्तार से। यानी अगर भारत का भूमि विस्तार होता है तो जो भी क्षेत्र आएगा उसके नागरिक भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल अगर पूछा जाए सीधे सीधे तो आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान प्रारंभ से नागरिकता के बारे में है। ये 6 में क्या है, तो भारत के बाहर से आकर मतलब पाकिस्तान से आकर बसे व्यक्तियों के अधिकार के बारे में। जब बंटवारा हुआ था तो जो व्यक्ति आए थे वो किस आर्टिकल के तहत उनको नागरिकता मिली, आर्टिकल 6 के तहत। 7 में क्या है कि पाकिस्तान में बसे कुछ प्रवासियों के अधिकार के बारे में। फिर जो है 8 में क्या है, आर्टिकल नंबर 8 में तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार और वो किस तरह से भारत में नागरिकता ले सकते हैं उसके बारे में। 9 में क्या है कि स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। जैसे अक्षय कुमार के केस में आपने सुना होगा, कनाडा की उन्होंने नागरिकता ली थी तो भारत की खत्म हो गई थी, फिर उन्होंने वहाँ का छोड़ा जैसा वो बताते हैं और यहाँ की मिली फिर उनको। तो ये है। फिर जो है यहाँ ये नागरिकता के बारे में इतने ही मतलब आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। भाग 2 में है नागरिकता, याद रखिएगा 5 से 11 अनुच्छेद तक नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है। फिर जो है भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 में बताया गया है। मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 12 से लेकर 35 तक।
अब यहाँ पर समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। टोटल मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हैं। इसी में एक अधिकार आता है समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर 18 तक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, तो विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा, मतलब इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16 में क्या है कि लोक नियोजन के अवसर विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसके बारे में है ये। 17 है अस्पृश्यता का अंत, 18 है उपाधियों का अंत। ये जो आर्टिकल लिखे हुए हैं मैचिंग में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है कि 14, 15, 16 में क्या क्या है, किस में विधि के समक्ष समता की बात की गई है, किस में ये भेदभाव की बात की गई है, किस में लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। और लगता है कि बहुत ईजी है, और उस टाइम पर जब थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होता है तो नंबर कट जाते हैं, गलत हो जाता है, तो इसको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है एक बार रिविज़न ज़रूर करते रहिए बीच बीच में। तो 14 में ये है, और उसके बाद नस्ल वगैरह के, उसके बाद 16 में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत के बारे में है इसमें, फिर 18 में है उपाधियों का अंत के बारे में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19, 20, 21 और 22 में है। 19, 20, 21 और 22 में है। अब 19 जो है ये सिर्फ 6 अनुच्छेद के अंतर्गत इसको बांटा गया है आर्टिकल 19 को। ए क्या कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में आ जाती है। पूछा जाए, मतलब कोई चीज़ ऐसे होती है कि उसको किसी अनुच्छेद के तहत लिया जाएगा, जैसे भी हम 21 में देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें 21 में आ जाती है। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में आ जाएगी। किसी भी प्रकार के बोलने की, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाएगी तो 19A में ही रहेगा वो। दूसरा है 19B में, तो ये शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी सभा वगैरह एकत्रित करने की स्वतंत्रता, ये किस में आएगा, 19B में। पहले तो बोलने की स्वतंत्रता दी गई, फिर इकट्ठा होने की स्वतंत्रता शांतिपूर्वक। फिर 19C में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। एक जगह इकट्ठा हुए हैं तो हो सकता है संघ भी बन जाए, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता जो है 19C में है। 19D में क्या है, तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। इसको एक कहानी बनाकर कर सकते हैं। पहले तो बोलने की स्वतंत्रता मिली, फिर एक जगह इकट्ठा हुए, फिर संघ बनाए, फिर देश, पूरा संघ जो है घूम रहा है चारों तरफ, तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे अभी हम आर्टिकल जब 370, 371, 370 तो ख़त्म हो चुका है, 71 के बारे में पढ़ेंगे, तो कुछ स्पेशल क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र हैं, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन वैसे देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है 19D के तहत। 19E जो है निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। आप कहीं गए हैं तो वहाँ रह भी सकते हैं, बस भी सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है 19E के तहत। 19G जो है, अब कहीं रह रहे हैं तो ऐसे तो रहेंगे नहीं, तो व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता G में है। तो ये पूरा कहानी है रहने बसने की। तो ये क्लियर होना चाहिए कि कौन से में क्या कहा गया है। ए में कहा गया बोलने की स्वतंत्रता, बी में कहा गया है कि एकत्रित होने की, सी में संघ बनाने की, डी में आवागमन, ई में रहने की, निवास करने की, जी में व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, अब आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी ने अपराध किया है तो जो अपराध किया उसी के उसमें आपको जो है केस में सज़ा मिलेगी। वो ये नहीं कि मतलब किसी भी केस में सज़ा दी गई, दोष सिद्धि के संबंध में ही संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 20। 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और इसमें जो है प्राण और दैहिक 21 वाले में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कोई भी मानवीय अधिकार की अगर बात की जाएगी, जैसे कि ये जो है हमें गौरवपूर्ण जीवन जीना है, या फिर महिलाओं का सम्मान, शोरगुल वाले वातावरण में नहीं रहना है, या फिर हमें नींद की जो हमारी आज़ादी, हर तरह की जो आज़ादी होती है, बेसिक जो नीड होती है ह्यूमन की, वो सब 21 में आ जाता है। तो ये याद रखिएगा, सारी नीड अगर आपको समझ में ना आए, ऐसा लगे कि कोई मानवीय बात की गई है, ऐसा हमें चाहिए, तो वो 21 में आएगा। इसमें बहुत सारी लिस्ट है एक लंबी सी, तो वो सब 21 में आता है। शोरगुल वाला वातावरण नहीं चाहिए हमें, एनवायरनमेंट साफ चाहिए, ये सब 21 में आएगा। 21A में क्या है, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। ये कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया था, इसको जोड़ा गया था। 6 से 14 साल के बच्चों की यहाँ पर बात की जा रही है, उससे कम वाले भी आगे आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण, इसकी बात की गई है 22 में। इसको ऐसे रट लीजिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। 21 वाला याद रखिएगा, क्योंकि 21 वाले में और अभी आगे जो आएगा उसमें कन्फ्यूज़न होगा।
फिर जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये शोषण अभी कभी कभी क्वेश्चन जो आता है वो उसमें ये अलग अलग नहीं देते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है, तो 23-24 में से कोई एक दिया रहेगा या केवल दोनों दिए रहेंगे 23-24, तो दोनों शोषण के विरुद्ध ही अधिकार हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बात कहते हैं, है दोनों शोषण के बारे में ये। तो 23 में क्या है, तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मतलब काम में ना लगाया जाए, उसके लिए प्रतिबंध। 24 में ये आता है 14 साल से कम बालक, मतलब कम उम्र के बालकों के लिए। और 23 में आता है बलात् श्रम और दुर्व्यवहार, ये दुर्व्यापार, ये सब जो आता है 23 में आता है। दोनों अलग अलग याद रखना है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, धार्मिक स्वतंत्रता में 4 अनुच्छेद आते हैं, 25, 26, 27 और 28। 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति कोई भी अपना धर्म को मान सकता है, उस तरह से आचरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। 26 में क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, वो अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध भी कर सकता है। 27 में क्या है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए, मतलब टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म को जाए। ऐसा टैक्स नहीं लिया जाएगा जो धार्मिक टैक्स हो। राज्य ऐसा टैक्स, मतलब सरकार ऐसा टैक्स नहीं ले सकती है। 28 क्या है, पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित विद्यालय में विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो गवर्नमेंट स्कूल में उसमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये 28 कहता है। सब अलग अलग याद होना चाहिए और सभी ये पता होना चाहिए कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में ही ये अधिकार दिए गए हैं, 25, 26, 27 और 28। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो है ये 29 और 30 में दिए गए हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब यहाँ पर कभी कभी आता है कि अल्पसंख्यक से संबंधित अधिकार कौन कौन से हैं, तो यही 29 और 30 जो है अल्पसंख्यकों से संबंधित है। 29 और 30। 29 क्या है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 क्या है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक का अधिकार, ये जो है 30 में आता है। 29, 30 अल्पसंख्यक से संबंधित है, 30 जो है इसमें शिक्षा वाला अल्पसंख्यक की शिक्षा से संबंधित है। फिर जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब जो है, ये जितने भी अधिकार हैं इसका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है। 5 तरह की रिट है, ये आर्टिकल 32 में आती है ये रिट, और इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। BR अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, ये भी याद रखिएगा। फिर जो है इसमें पहला है 5 रेट में बंदी प्रत्यक्षीकरण। कभी कभी जो है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं लिखा रहता है, इंग्लिश में लिख देते हैं हैबियस कॉर्पस, इसको हैबियस कॉर्पस इस तरह देवनागरी में लिख दिया जाता है, तो कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए दोनों पढ़िएगा। यहाँ पर हम केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण बोल रहे हैं, लिखा दोनों है। जब आपको नोट्स मिलेगा पेड रूप में तो सब दोनों जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है, यू मे हैव द बॉडी, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ऐसा होता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसको कोर्ट में पेश किया जाए, तो ये भी है। उसके बाद जो है परमादेश क्या है, वी कमांड, इसका मतलब होता है वी कमांड। परमादेश कि कोई हायर कोर्ट जो लोअर कोर्ट को कोई आदेश दे रहा है, या कोई बड़ी संस्था मतलब सरकारी वाला कोई निचले को कोई आदेश कर रहा है। कोर्ट के ही केस में ज़्यादातर ये होता है कि जो अपर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को कोई आदेश दे रहा है कि ये काम करिए, तो ये परमादेश में आएगा। प्रतिषेध में ये जो है प्रोहिबिशन इसको कहते हैं, टू फॉरबिड। प्रतिषेध ये है कि कोई अपर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को कोई चीज़ करने से रोकता है, अपने दायरे के बाहर कोई चीज़ करने से रोकता है। उत्प्रेषण क्या है कि अगर कोई चीज़ ऐसा कर दिया है लोअर कोर्ट ने, जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, उसको काम को कर दिया है, तो उसको वापस से मतलब बैक ले लेता है। तो ये जो है अपर कोर्ट लोअर कोर्ट पे काम होने के बाद जो कार्रवाई करता है उसको कहते हैं उत्प्रेषण, और काम होने के पहले जो रोकता है उसको कहते हैं प्रतिषेध। अधिकार परीक्षा क्या है कि अगर कोई अपर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से कहता है कि आपने किस अधिकार से इसको किया है, तो ये एक अधिकार परीक्षा, मतलब किस अधिकार से ये आपने काम किया है, इसको पूछ सकता है। तो ये है 5 रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है भाग 4। ये भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये ऐसी चीज़ें होती हैं नीति निर्देशक तत्व में कि ये संविधान में कहा गया है इसको सरकार को करना चाहिए। इसको करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, इस पर मतलब अगर सरकार ने ये काम नहीं किए तो हम कोर्ट में उसके खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन ये मतलब एक होता है कि हमारा सरकार का ये मतलब ये मोटिव होना चाहिए कि हम ये सब करें। अब करें ना करें वो सरकार के ऊपर है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर है जो आर्टिकल 38 है वो क्या कहता है कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाया जाए। ये सरकार का काम है। अब ये नहीं दिलाई कि सरकार, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि आपने आर्टिकल 38 के तहत हमें ये न्याय नहीं दिलाए।
नेक्स्ट है यहाँ पर 39A जो है, ये क्या कहता है, जो मौलिक अधिकार अभी हमने पढ़े उसके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं। वाद योग्य कहते हैं, जो क्वेश्चन आता है जब, तो मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं या नहीं, तो मौलिक अधिकार जो हैं वाद योग्य है, मतलब केस करने योग्य हैं, लेकिन नीति निर्देशक तो केस करने योग्य नहीं है। 38A क्या है, तो 38A है, 39A क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये जो है, ये तो जैसे कोई किसी के पास पैसे नहीं होते हैं उसको सरकारी वकील रखना पड़ता है, उस तरह से है ये। फिर जो है 39B क्या कहता है, सार्वजनिक धन का स्वामित्व व नियंत्रण ना हो, मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका एक जगह पे नियंत्रण ना हो, किसी एक के पास ना हो। 39C क्या है कि धन का समान वितरण करना, ये भी सरकार का काम है कि किसी एक व्यक्ति को मतलब बहुत अमीर ना बनाया जाए, सबके पास समान धन वितरण हो, इस तरह से पॉलिसीज़ आएँ, तो ये 39C कहता है। आर्टिकल 40 क्या है कि ग्राम पंचायत के बारे में है ये। 41 क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार 41 में आता है। जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह चलती हैं, जैसे जनजातीय लोगों के लिए या BPL के नीचे वाले, इस तरह से जो चीज़ें चलती हैं वो सब नीति निर्देशक तत्वों में ही आएगा। सरकार चाहे तो बहुत सारी चीज़ें सुधार सकती है। फिर 42 में क्या है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, कि मतलब ऐसे जगह पे काम कराया जाए कि सही से काम हो सके, मानवोचित दशाएं हों काम करने की। और इसी 42 में ही आ जाएगा कि प्रसूति सहायता इसी में आती है। जो ये लीव मिलती है, प्रेगनेंसी वाली लीव मिलती है, वो किस में आएगी, अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा के, तो 42 में आएगी, मतलब 42 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट है 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी और कुटीर उद्योग प्रोत्साहन, मतलब कुटीर उद्योग वगैरह जो है ये 43 में आता है। अगर पूछा जाता है जो गांधी जी वाले विचार किस आर्टिकल के तहत जुड़े हुए हैं, देखिए कुटीर उद्योग गांधी जी से संबंधित है, तो गांधीवादी विचारों से प्रभावित है ये वाला आर्टिकल, आर्टिकल 43। फिर जो है 43A में क्या है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, मतलब उद्योग जो चल रहे हैं उसमें कुछ भूमिका कर्मकारों की भी, कर्मचारियों की भी हो, उनसे भी राय ली जाए, ये 43A कहता है। 43B क्या कहता है, सरकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 43B। फिर है यहाँ पर 44, आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता के बारे में, जो सिविल कोड, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जैसे गोवा में चलता है, अभी बहुत सारे राज्य इसको लागू कर रहे हैं ऐसे, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 के तहत आता है। फिर जो है आर्टिकल 45, ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा में है, के बारे में है। अभी जो हमने 21A पढ़ा था, एक 21A में क्या था कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और ये जो 45 है ये कहता है, ये वाला आर्टिकल कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा, तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 46 क्या है, अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधी हित। यहाँ पर जनजाति और अनुसूचित जाति SC/ST की बात आएगी, तो 46 आर्टिकल याद रखिएगा। फिर 47 में क्या है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के बारे में है 47 जो अगर हॉस्पिटल वगैरह के बारे में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इस तरह का जब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आता है, कभी याद रखिएगा, अगर कोई बात हो रही है तो आप उसको रिलेट करिए कि हॉस्पिटल्स अगर खुल रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा खुल रहे हैं, तो किस आर्टिकल के तहत मतलब इसको माना जाएगा, तो आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन के बारे में 48। अब कृषि से, पशुपालन से संबंधित जो भी चीज़ आए तो वो आएगा 48 के तहत। 48A क्या है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। वन और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में कुछ भी आए तो वो 48A के तहत होगा। 49 में क्या है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण। 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 क्या कहता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ये एकदम याद रखिएगा, 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। 50 एक माइलस्टोन होता है, तो आप उस तरह से दिमाग लगा लीजिए, 50 पे अलग अलग कर दिया गया है। फिर अब आता है, अभी तक हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े, जो कि नीति निर्देशक तत्व तो संविधान के भाग 4 में दिए हुए हैं। अब भाग 4 का आता है, भाग 4 का मौलिक कर्तव्यों के बारे में है, और इसके तहत ये जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। ये जो बाद में जोड़े जाते हैं इसमें ABCD लगा देते हैं। और उसके बाद जो है मौलिक कर्तव्य जो है 51A में, आर्टिकल 51A और भाग 4 का, 4A 4 का कुछ भी कह सकते हैं। और वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं।
ये मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की तरफ से दिए गए थे। जब समिति हम पूरा पढ़ेंगे तब ये भी आ जाएगा कि किस समिति के तहत क्या कहा गया था। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, पहले 10 थे और ये जो 11वां है यहाँ पर लिखे हुए हैं। संविधान का पहला है, ये सब याद होना चाहिए, याद रखिएगा, पहला है या फिर ABCD इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है। संविधान का पालन, उनके आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर। अब यहाँ पे पहला किस तरह से आप याद रख सकते हैं, जहाँ पे भी संस्था, आदर्श वगैरह की बात आए, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज की बात आए, वो पहला है। फिर पहला मतलब 51A का पहला 51A, उसके बाद स्मॉल a लिखा रहेगा। फिर जो है राष्ट्रीय आंदोलनों के आदर्शों को हृदय में संजोना, और आंदोलन की बात आए तो दूसरा है। पहला वाला में राजध्वज, राष्ट्रगान का आदर हो गया, दूसरे वाले में आंदोलन का आदर हो गया, तीसरे वाले में प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। अब सबका आदर कर लिया तो हमारा देश जो है वो एकत्रित रहे, मतलब सब लोग सही से रहें, तो उसके लिए एकता, अखंडता भी जरूरी है तीसरे में। फिर देश की रक्षा, अब एकता ही करके क्या करेंगे जब देश की रक्षा नहीं हो पाएगी, तो देश की रक्षा है चौथे में। फिर लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास, सब लोग एक साथ रह रहे हैं लेकिन वो भ्रातृत्व भावना के साथ रहें, एक साथ अच्छे से रहें। फिर सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, एक साथ रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को भी समझें। फिर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। अब संस्कृति की रक्षा कर ली तो पर्यावरण भी देख लें। फिर जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास। अब इतना कुछ कर लिया है तो थोड़ा वैज्ञानिक सोच का भी विकास होगा, क्योंकि बेसिक नीड पूरी हो गई है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। फिर जो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी भी देख रेख करें, उसको सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, मतलब इंडिविजुअली तो आगे बढ़ें और साथ मिलके भी आगे बढ़ें। फिर एक जोड़ा गया था, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक कर्तव्य जोड़ा गया है कि माता पिता या संरक्षक जो हैं 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, मतलब जो माता पिता हैं वो बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं, ये उनका कर्तव्य है। अब माता पिता जो सुनाते रहते हैं, आप कह सकते हैं कि ये आपका कर्तव्य है, ऐसा कहना नहीं है, लेकिन ये भी उनका कर्तव्य है। 11 जोड़ा गया है सन 2002 में। तो ये इतनी चीज़ें हैं 51 का तक, और ये पूरा याद रहना चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी आर्टिकल आएंगे अगले वीडियोज़ में, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी नोट्स वगैरह आपको UPPCS वाले पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी एंड रिटर्न नोट्स वहीं पर जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।